हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का। ठीक है, हमने फर्स्ट लॉ डिस्कस कर लिया है, हमने लॉ ऑफ इनर्शिया, और उसके बाद हम लोगों ने इनर्शिया 3 टाइप्स के होते हैं वो डिस्कस कर लिया, कोई क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए हैं, राइट। आज हम करने वाले हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, राइट। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मोमेंटम। तो टॉपिक डालिए, चैप्टर तो आपको पता ही है, टॉपिक डालिए मोमेंटम। तो यहां लिखिए मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। न्यूटन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो इट इज सिंबल P इज टू m इंटू वी, बिकॉज v इज द, क्या है v इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, अब सबसे पहली बात यहां पर ऐसे यूनिट देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम ऑफ P, या मोमेंटम लिख लेते हैं, मोमेंटम इज, क्या रहेगी ऐसे यूनिट इसकी? मास होता है किलोग्राम में और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम मास और वेलोसिटी के एक रिलेशन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम है, मान लो दो ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी सेम है, तो मास से आप मेजर करेंगे, जिसका मास ज्यादा उसकी मोमेंटम ज्यादा। ठीक है, और अगर दोनों का मास सेम है तो वेलोसिटी से मेजर करेंगे, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी मोमेंटम ज्यादा। ठीक है, तो मोमेंटम अगर मैं पूछूं आपका मूविंग ट्रेन की ज्यादा है या मूविंग बस having the same velocity, तो आपका आंसर होगा मूविंग ट्रेन, because the mass of the train is more than that of the mass of the bus। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा मोमेंटम किसकी, मैंने अभी बोला अ मूविंग ट्रेन, एक ट्रेन मूव कर रही है, और अ मूविंग बस, और अ मूविंग बस, तो योर आंसर विल बी अ मूविंग ट्रेन हैज ग्रेटर मोमेंटम देन द मूविंग बस, बिकॉज दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी दोनों सेम है दोनों की। जब वेलोसिटी सेम है तो हम मास से मेजर करेंगे कि किसका मास ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसकी मोमेंटम ज्यादा। ठीक है, तो मोमेंटम टॉपिक हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से पहले करना काफी जरूरी था। ठीक है, न्यूटन ने फर्स्ट टाइम इनके बारे में बताया था मोमेंटम। अब हम करने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विच इज बेस्ड ऑन द मोमेंटम, राइट। अब एक चीज और समझिए, जितना ज्यादा आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया उतना ही ज्यादा उसकी मोमेंटम होगी। बात समझ गए? मतलब अगर जितना फोर्स लगा रहे हैं तो मोमेंटम को आप इंक्रीज कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो हम चलते हैं आगे टॉपिक पे, न्यूटन के सेकंड लॉ पे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं चलता हूं न्यूटन का सेकंड लॉ, इसी के बेस पे है, तो करते हैं वो। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, अब ना न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन करते हैं। तो यहां आप टॉपिक डालिए न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। व्हाट डज दिस लॉ स्टेट्स दैट? मोमेंटम अभी हमने पढ़ा, उसी के बेस पे ये लॉ है। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो लिखिए इट स्टेट्स दैट the rate of change of momentum, the rate of change of momentum is equal to, या is directly proportional, लिख लो ना, is directly proportional, not equal, is directly, ये आएगा तो equally, is directly proportional to is directly proportional to the rate of, it states the rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of motion, in the direction of motion। पहले आराम से पढ़ो इस लॉ को। देखिए, ये लॉ ये स्टेट करता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, राइट।
अब करते हैं स्टार्ट, इसको डिराइव करना एक बार, क्या कह रहा है ये लॉ। मान लीजिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट ए है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, मास है m और इनिशियल वेलोसिटी है इसकी u, वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बट आपने एक फोर्स लगा दिया यहाँ पर, आपने इस ऑब्जेक्ट में जब फोर्स लगाया तो वेलोसिटी ऑफ द फोर्स बिकम्स चेंज, वो हो गई v। समझ गए, मास इस ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं हो सकता, वो m ही रहेगा। अब देखिए, चाहिए वेक्टर साइन हटा दीजिए, डोंट वरी। अब देखिए मुझे बताइए इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम कितनी है, मास इनटू वेलोसिटी होता है तो m u आ गया। फाइनल मोमेंटम कितनी है, m इंटू v, अभी हमने पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम। अब बताइए मुझे चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज आया, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम आ गया एम वी माइनस एम यू। बात आ रही है किसी में। अब इस सब प्रोसेस को होने में, मतलब आपने फोर्स लगाया, उसकी स्पीड में चेंज हुआ, वेलोसिटी में चेंज हुआ, कुछ टाइम टी लगा होगा, तो मान लेते हैं द टाइम टी इज टेकन, ठीक है। वेलोसिटी चेंज होने में टाइम टी लग गया जब फोर्स लगाया आपने, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आएगा, अपॉन टाइम होता है, रेट का मतलब ही होता है अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम है अपॉन टाइम, लगा दो जितना टाइम लगा, तो एम वी माइनस एम यू अपॉन कितना आ गया, टी आ गया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, जो अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इज इट क्लियर? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। एम ले लीजिए कॉमन, इसमें से एम ले लीजिए कॉमन, तो फोर्स क्या आएगा, यहां कर रहा हूं मैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम कॉमन, तो वी माइनस यू अपॉन टी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू, और आपको पता है वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है भाई। वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, ए का फॉर्मूला क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी, मैंने पुटअप कर दिया। तो एफ इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा जिसको के बोलते हैं, के इज अ कांस्टेंट, ठीक है। और मैं लिख रहा हूं यहां पर के क्या है, कांस्टेंट है, और वैक्यूम के लिए के की वैल्यू को 1 लिया जाता है, ठीक है। ये मीडियम पे डिपेंड करता है। फॉर एयर, एयर के लिए जो के की वैल्यू है वो ले लो 1। एफ इज इक्वल टू, फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आ गया m इंटू ए। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दोबारा समझ लो, Newton's second law of motion states that the rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced applied force in the direction of the motion. Let us example, this body A is moving in a particular direction. मान लो बॉडी जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट A है, ये मूव कर रहा है u वेलोसिटी से टुवर्ड्स द राइट। आप आए, आपने फोर्स लगा दिया, फुटबॉल मान लीजिए, इस पे फोर्स लगा दिया या किक कर दिया इसको, मास चेंज नहीं होगा बट फाइनल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हुआ क्या, इनिशियल मोमेंटम देखा तो एम यू, फाइनल मोमेंटम देखा तो एम वी, चेंज इन मोमेंटम देखा तो फाइनल माइनस इनिशियल एम वी माइनस एम यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखा तो अपॉन में टाइम, इसको प्रोसेस को होने में, वेलोसिटी को चेंज होने में जितना टाइम लगा अपॉन में आ गया, रेट का मतलब था अपॉन टाइम। और ये लॉ ये कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मैंने लगाया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू आ चुकी है, तो लगा दिया। m ले लिया कॉमन, v माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, a पुटअप कर दिया। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा तो कांस्टेंट आया k, और k की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है। और एयर के लिए, बेसिकली एयर में ज़्यादा ये चीज़ें होती है, तो एयर के लिए k की वैल्यू को 1 लिया जाता है, ठीक है। तो फोर्स आ गया m इंटू ए। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये वाला पार्ट आपको दिख नहीं रहा था, अभी मैंने कैमरा सेट किया है तो ध्यान रखिएगा।
सब कुछ मैंने समझा दिया। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू बस मैंने यहाँ लगाई है जो आपको पहले दिख नहीं रहा था, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। फिर यहाँ से मैंने एम कॉमन ले लिया, वी माइनस यू अपॉन टी जगह ए पुटअप कर दिया और ये फाइनल वैल्यू हमें मिल गई। आई थिंक क्लियर होगा। अभी इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट क्योंकि वो दिख नहीं रहा था पहले, राइट। तो अभी मैं इसको करता हूँ रिमूव। इसके ऊपर एप्लीकेशंस, सेकंड लॉ के ऊपर एप्लीकेशंस क्या है वो पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। एज अ क्वेश्चन पढ़ेंगे, डोंट वरी। इसकी एप्लीकेशन सेकंड लॉ की। तो यहां लिखिए एप्लीकेशंस, ठीक है। एज अ क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन पहला आपकी बुक के अंदर ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डज अ क्रिकेट प्लेयर लोवर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ बॉल? व्हाई अ क्रिकेट प्लेयर, व्हाई अ क्रिकेट प्लेयर लोवर्स हिज हैंड why a cricket player lowers his hand while catching a ball? While catching a ball. बहुत सिंपल आंसर है। अभी आंसर बताइए, देखो मेरी बात सुनो। जब क्रिकेट प्लेयर कैच करता है किसी बॉल को तो अपने हाथ को पीछे क्यों लेके जाता है? क्वेश्चन ये है, आगे को क्यों नहीं लेके जाता? इसका रीजन बहुत आसान है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? यहां से एक चीज समझ लीजिएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पढ़ा भी आपने भाई, ये तो पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, भाई ये चीज तो पढ़ी। तो आप एक चीज देखिए, क्या मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे लिख सकता हूं? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी, भाई यही तो है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या मैं लिख सकता हूं? और इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन टी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो मैं यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, डेल्टा पी अपॉन टी। और डेल्टा पी जानते हैं, पी एफ माइनस पी आई। तो ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है, मैं इसी से एक्सप्लेन कर दूंगा। Why a cricket player lowers his hand while catching a ball? It is so because to increase the time interval. देखो, force is inversely proportional to the time interval. मतलब उल्टा है, अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अगर आप टाइम बढ़ा रहे हो, कैच कर रहे हो, टाइम बढ़ा रहे हो, मतलब टाइम बढ़ाने के लिए आप ये काम कर रहे हो, पीछे को हाथ ला रहे हो। अगर टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम हो गया ना, बाय दिस रिलेशन, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कम हो जाएगा। ये पूरा पार्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो टाइम जितना बढ़ेगा उतना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाएगा और उसके हाथ पे फोर्स कम लगेगा, प्लेयर के हाथ पे। बात समझ गई आप? इट इज बिकॉज टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल, व्हेन द टाइम इंटरवल इंक्रीजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीजेस, ये भी कम हो जाएगा। और फोर्स इज ऑल्सो डिक्रीजेस ऑन द हैंड, सो दैट्स व्हाई। बात समझ रहे हैं? मुझे समझ में आई? तो समझिएगा, सीधा आंसर अगर लिखना चाहिए तो फोर्स इज मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। व्हेन द टाइम इंटरवल इंक्रीज करेगा तो फोर्स डिक्रीज कर जाएगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी डिक्रीज कर जाएगा। इतनी सी कहानी है इसके अंदर, ठीक है। और हर्ट नहीं होगा हाथों में। तो क्या लिखे इसको? इट इज सो बिकॉज, ही डज इट सो बिकॉज क्यों? टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल। पहले पूरा लिख देना, फिर बिकॉज से शुरू कर देना। टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल, so that the rate of change of momentum, decreases. टाइम इंटरवल को बढ़ाने के लिए, ताकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाए
and also the impact of force also decreases, and also impact of force decreases. अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज करेगा तो इंपैक्ट ऑफ फोर्स भी कम हो जाएगा, एंड because to increase time interval so that the rate of change of momentum decreases, also the impact of force decreases, and so that he does not get hurt, and player hands does not get hurt. अगर इसके वाइस वर्सा कर दिया, अगर टाइम इंटरवल कम हो गया, आगे को हाथ कर लिया तो टाइम इंटरवल कम हो जाएगा, जैसे टाइम इंटरवल कम होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ जाएगा, और जैसे ही बढ़ेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो फोर्स बहुत बढ़ के लगेगा और हाथों को चोट लग सकती है। दोबारा समझ लीजिए, ये रिलेशन याद रहेगी तो आंसर दे दोगे आराम से। टाइम इंटरवल बढ़ाने के लिए वो हाथ को पीछे कर रहा है प्लेयर, क्यों कर रहा है? टाइम इंटरवल बढ़ेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाएगी तो इंपैक्ट ऑफ फोर्स भी कम हो जाएगा। तो पीछे किया, टाइम बढ़ाया, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज मोमेंटम कम हो गया, उसकी वजह से इंपैक्ट ऑफ फोर्स भी हाथों पे कम लगेगा और चोट हाथ पे नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा मैंने आपको तरीका बताया लिखने का। इट इज बिकॉज टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल सो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीजेस एंड आल्सो द इंपैक्ट ऑफ फोर्स डिक्रीजेस एंड द प्लेयर हैंड्स डज नॉट गेट हर्ट। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डज अ कराटे प्लेयर ब्रेक्स द पाइल्स ऑफ टाइल्स इन अ सिंगल ब्लो? हाउ डज? तो मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एप्लीकेशन है इसकी न्यूटन सेकंड लॉ की, यही चीज याद रखनी है, उसमें भी यही काम आएगा। क्वेश्चन, हाउ अ कराटे प्लेयर breaks the piles of tile pile of tiles in a single blow। सिंगल ब्लो के साथ ही वो कैसे तोड़ देता है पाइल ऑफ टाइल्स को? मतलब ऐसे लगी होती हैं वो, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, एक ब्लो करता है, टूट जाती है सारी, ब्रेक कर देता है एक ही झटके में, और बहुत फास्ट करता है उसको। कराटे प्लेयर को कभी बोलना है कि ऐसे करके ऊपर से आए और ऐसे करे, कभी जिंदगी में नहीं तोड़ सकता। ठीक है, कराटे प्लेयर ये काम बहुत फास्ट करता है, बहुत फास्ट, आपको दिखेगा भी नहीं इतनी तेज। क्यों? क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोबारा से, डेल्टा पी अपॉन टी, वो टाइम इंटरवल को कम करता है। जैसे ही टाइम इंटरवल को वो कम करेगा तो चेंज इन मोमेंटम बढ़ जाएगा, और जितना चेंज इन मोमेंटम बढ़ेगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। मतलब एकदम फास्ट करने का तरीका ये, टू डिक्रीज द टाइम इंटरवल डिक्रीज करेगा इस रिलेशन से, तो मोमेंटम क्या हो जाएगी? चेंज इन मोमेंटम बढ़ जाएगी, कम हो जाएगा तो ये ओवरऑल बढ़ जाएगा, इसकी वजह से फोर्स भी बढ़ जाएगा, तो वो ब्रेक हो जाएगा। सिंपल आंसर। ही डज इट सो, ही डज, मैं से लिख रहा हूं, ठीक है, कराटे प्लेयर पूरा लिख देना, डज इट वेरी फास्ट to decrease the time interval, ठीक है। सो बाय द रिलेशन, ऐसे भी लिख दो, चलो अलग तरीके से लिखवा देता हूं ताकि आपको रिलेशन भी याद हो जाएगी। ये लिख देना ब्रैकेट में, F इक्वल्स टू डेल्टा P बाई टी। सो बाय द रिलेशन the change in momentum increases, और जैसे चेंज इन मोमेंटम इंक्रीजेस होगा तो क्या होगा? फोर्स will also increases, which is enough to break the piles of tiles, to break the pile of tiles। मुझे पक्का पता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर है। टाइम इंटरवल का रोल है, टाइम इंटरवल कम किया तो ज्यादा फोर्स,
टाइम इंटरवल ज्यादा किया तो कम फोर्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दो ये, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। अब हमने स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर, सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक के अंदर हैं। ठीक है, जिसको समझ में आ रहे हैं वो आगे चल ले, नहीं तो जिसको नहीं समझ में आ रहे वो यहां से समझ ले मेरे से एक बार। क्वेश्चन ये है, कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑफ मास 5 kg। मास है ऑब्जेक्ट का 5 kg एंड द कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds। टाइम है 2 seconds। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी। जैसे आपने एक फोर्स लगाया कांस्टेंट फोर्स, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 to 7 हो गई, मतलब u हो गया 3 मीटर सेकंड इनवर्स और v हो गया 7 मीटर सेकंड इनवर्स। सब कुछ दे रखा है, ये u भी है, v भी है, और क्या चाहिए। अब कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, m v माइनस u अपॉन t बाई न्यूटन सेकंड लॉ। तो करते हैं शुरू। m है मेरे पास कितना 5, v है फाइनल वेलोसिटी कितनी है 7, माइनस इनिशियल कितनी है 3, अपॉन कितना है, अपॉन टाइम 2। डायरेक्ट ऐसे कर लो, तो 5 7 माइनस 3 4 अपॉन 2 2 2 जा 4 आ गया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन आ गया फोर्स। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, एक्सेलरेशन अलग निकाल लेते, v माइनस यू अपॉन टी, फिर एफ इज टू एम इनटू ए में पुट अप करके निकाल लेते, बात तो वही है। ठीक है, फोर्स निकल गया। अब कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 seconds। अभी ये जो फोर्स 10 न्यूटन है, अगर इसको 10 सेकंड तक लगाया जाए, 10 सेकंड तक लगाया जाए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 seconds, नॉट 5 seconds बोला है ना, 5 seconds तक ये फोर्स अगर लगाया जाए, ठीक है, तो बताइए अभी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। फिर अब पूछ रहे हैं v क्या होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। F इज टू, अगेन क्या फॉर्मूला था, एम वी माइनस यू अपॉन टी था। ठीक है, तो लगाइए, F है हमारे पास 10 न्यूटन, टाइम इस बारी 5 seconds है, फाइनल वेलोसिटी बतानी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है वही चलेगी जो पहले थी 3 है। ठीक है, तो लगा दो यहाँ पर वैल्यूज। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये देखो ओपन कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इसको यहाँ कर रहा हूँ, F इंटू टी एक जगह लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, ये क्या बचा, एम बी माइनस एम यू, एम बी माइनस एम यू। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए v चाहिए, तो एम बी इज इक्वल टू लिख दूँ एफ टी प्लस एम यू, और v चाहिए ना मुझे, तो f इंटू टी प्लस एम इंटू यू अपॉन क्या आ गया, अपॉन m आ गया। रख दो वैल्यूज, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दिख रहा होगा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ, अभी दिख रहा है आपको। ठीक है, अब फाइनल फोर्स कितना है 10, इनटू टाइम कितना है 5, प्लस मास कितना है ऑब्जेक्ट का, मास है वो भी 5, और क्या, और u कितना है, u ऑब्जेक्ट का था, यहाँ लिखा होगा मैंने, u है 3, u तो 3 है, इंटू 3 होल अपॉन m है, तो m कितना है उसका ऑब्जेक्ट का, m है 5 kg, हाँ 5 है, ये आ गया, तो v आ गया 10 5 50, 53 अपॉन 5, 53 अपॉन 5। इसको करो सॉल्व, 53 को डिवाइड करो 5 से, वन 1.6 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, 1.6 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, तो चेक करिए,